अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आज प्रोग्राम में क्या क्या होगा उसकी हाईलाइट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में सुपर टैक्स के हवाले से जो कई इंडस्ट्रीज़ पर लगा दिया गया है। क्या पाकिस्तान इंडस्ट्रीज ये टैक्स बर्दाश्त कर पाएंगी और सुपर टैक्स एक्चुअली है क्या, इसके हवाले से बात होगी प्रोग्राम के आगाज़ में ही। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों के जो बेहतरी के इकदाम उठाए गए हैं, उस हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कशन होगी। पंजाब पुलिस ने, लाहौर को ड्रग फ्री बनाने का इरादा कर लिया है। कैसे होगा मुमकिन और क्या ये हो पाएगा, चैलेंजेस क्या अंदर पेश होंगे, इस हवाले से भी बात होगी। और साथ साथ असद रऊफ होंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे कुछ बातचीत। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे सुपर टैक्स के हवाले से। ये सुपर टैक्स है क्या, पाकिस्तानी हुकूमत, मुआशी बहरान और अवाम जो कि महंगाई से तंग है, ये सारे वो मसाइल हैं जिनसे निपटना या इन चैलेंजेस को सॉल्व करना अभी थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक तो अभी इनको डील करने के लिए हुकूमत कुछ इकदाम लेते हुए दिखाई दे रही है। अवाम है कि वो महंगाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई है कि अपने इस वक्त उरूज पर है, महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और ऐसे में बजट तो ऑलरेडी पेश हो चुका है, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने सुपर टैक्स मुतारिफ कर आया है। ये सुपर टैक्स है क्या? वफाकी वज़ीर खजाना की जानिब से 10% की शरह से सुपर टैक्स 13 सनती शोबों पर लगाने का ऐलान किया गया। इनमें कौन कौन सी सनतें फॉल करती हैं? इन शोबों में सीमेंट, बैंकिंग, एविएशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, शुगर, बेवरेजेस, स्टील, तेल, गैस, फर्टिलाइजर, सिगरेट, केमिकल के शोबे की इंडस्ट्रियां शामिल हैं, जिन्हें 10% के हिसाब से ये टैक्स अदा करना होगा। अब जनाब ये इंडस्ट्री किस तरह से इसका बोझ उठा पाएगी, सारी बातें जानेंगे, तबसरा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला न्यू पाकिस्तान के लिए। ये सुपर टैक्स है क्या, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। नबिया, सवाल यही है कि सुपर टैक्स है क्या, और दूसरे सवाल बनते हैं कि क्यों लगाया गया, इसके असरात क्या होंगे आम पब्लिक के ऊपर, और फिर क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स है। मैं कोशिश करता हूँ बारी बारी सबका जवाब दे दूं। सुपर टैक्स क्या चीज है? देखिए, सुपर टैक्स जो पाकिस्तान की निहायत ही मुनाफा बख्श कंपनीज हैं, जो 15 करोड़ या उससे ज्यादा सालाना उनकी कमाई आती है, उनके ऊपर एक वन टाइम 10% इजाफी टैक्स लगा दिया गया है। पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट की टैक्स की शरह है वो 29% है। आप देखिए तो इंडिया में 30 है, बांग्लादेश में 32.5 है। तो इन तीन ममालिक में पाकिस्तान की कदरे कम कॉर्पोरेट जो टैक्स की शरह है वो कम है, लेकिन अब 10% लगाने के बाद ये 29 से 39 हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक साल भर के लिए। तो निहायत ही जो मुनाफा बख्श कंपनियां हैं जो 15 करोड़ से ज्यादा कमाती हैं, जो शख्सियात हैं जो 15 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, डिफरेंट इसमें स्लैब दी गई हैं, 15 करोड़ के ऊपर, 20 करोड़ के ऊपर, 25 करोड़ के ऊपर और 30 करोड़ के ऊपर। एक तो ये वन टाइम है, ये उन कंपनियों पे लगाया जा रहा है जो निहायत ही मुनाफा बख्श है। ठीक है। फिर ये टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि जो बजट का खसारा सामने आ रहा है, जो साबिका हुकूमत बजट का खसारा छोड़ के जा रही है, वो तकरीबन 5,000 अरब रुपए का खसारा है, जो नबिया पिछले 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा है। तो यहाँ हुकूमत शायद ये कोशिश कर रही है कि उस खसारे में कुछ डेंट डाला जाए, उसको कुछ किसी तरह से कम किया जाए, और उसके नतीजे में ये वन टाइम टैक्स लगा रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो जो 2018 का इलेक्शन का मंशूर था पीटीआई में, उसमें भी लिखा गया था कि टैक्स की जो डायरेक्ट टैक्स की शरह है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये उनके मंशूर का हिस्सा था। मेरा ख्याल सफा नंबर 26 में डिटेल में लिखा गया है। तो ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स है जो हम हमेशा से। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है, आम आदमी भी इस वक्त ये सोच रहा है कि जो मुनाफा बख्श कंपनियां हैं या जो इदारे हैं या जो सनतें हैं, अगर उन पर ये टैक्स लगेगा ऑब्वियसली, तो वो आगे आम सारिफ से या आम इंसान से ही मौसूल किया जाएगा ना, तो बोझ तो फिर आम आदमी पर ही पड़ा इनडायरेक्टली। अच्छा, इसमें अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं समझता हूँ हुकूमत ने या तो थोड़ी सी चालाकी या आप समझिए कि अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। ये टैक्स जो साल गुजर गया है, जो 12 महीने गुजर गए हैं, जो पास्ट में चले गए हैं, उस इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। जो फ्यूचर की इनकम है उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे हुकूमत ने शायद अक्लमंदी कर ली कि अगर जो पास्ट ईयर है
उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो जो कंपनीज हैं वो इस टैक्स को आवाम के ऊपर मुंतकिल करने में कामयाब नहीं होंगी। ठीक। तो ये एक क्या सराई समझ लीजिए कि जो आपकी आमदन आपने डिक्लेयर कर दी है या उस कंपनी ने जो आमदन डिक्लेयर कर दी है पिछले 12 महीने की, उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा तो कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगले साल की आमदन से ये टैक्स निकाला जाए और अगले साल ये टैक्स जो है ये आवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरूख सलीम साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो टैक्स लगाया गया है सुपर टैक्स इंडस्ट्री पर, इसको लगाने की जो मंतक या जो मकसद सामने रखा गया है वो ये कहा जा रहा है, लॉजिक ये दिया जा रहा है बयान में कि इससे गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इसका बुनियादी वजह तो ये है कि बजट के खसारे को कम किया जाए। अब अगर इसके नतीजे में गुर्बत को जो कम करने की स्कीमें हैं वो बेसिकली जो हुकूमत का जो टूल है वो BISP है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, उसमें जाहिर बात है जो पिछली हुकूमत थी वो कोई 250 अरब की मुख्तस की थी उन्होंने अमाउंट, और इस बजट में हमने देखा कि वो 364 अरब पे गई, तो तकरीबन 100 अरब ज्यादा उसमें मुख्तस किया गया है जो गुर्बत दूर करने की स्कीम है। तो शायद सेकेंडरी पर्पज आप ये कह सकती हैं, लेकिन अवलीन मेरे नजदीक जो अवलीन इसकी वजह है वो बजट का खसारा कम करने। अच्छा सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो सालाना 2000 अरब रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, इस चोरी को रोकने के लिए भी सख्त तरीन इकदाम करने चाहिए। जो टैक्स चोरी में मदद करने वाली सरकारी भेड़ें भी हैं उनका भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए, उनका भी बंदोबस्त करना चाहिए। और दूसरा, इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि सारा बोझ जो है वो सारिफ पर ना पड़े? देखिए, जो हमारा टैक्स का निज़ाम है वो निहायत ही अनफेयर है और जिसको वो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि इनएक्विटेबल है, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त तकरीबन 65% टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है, जिसको वो इकोनॉमिक्स की जुबान में रिग्रेसिव कहते हैं, जिसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता जाता है। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़े वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता जाए। तो इस वक्त जो टैक्स का निज़ाम है उसमें जो 65% बोझ है पूरे मुल्क को, पूरी रियासत को चलाने का, वो पाकिस्तान के गरीब तरीन तबकात पे। तो यहाँ पे एक कोशिश तो ये की जा रही है कि ये किसी तरह डायरेक्ट टैक्स की शरह जो है वो पूरे टैक्स की जो पाए है उसमें बढ़ाई जाए। ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती है तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन इसकी इस्लाहात, टैक्स के निज़ाम की जो आप बात कर रही हैं, इस्लाहात की बहुत ही अशद जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि ये जो रियल स्टेट का बिजनेस है इस पर भी सुपर टैक्स लगना चाहिए था? ऑब्वियसली पिछले 25 सालों में रियल स्टेट काफी बड़े बिजनेस सेटअप का दर्जा इख्तियार कर चुका है। देखिए, रियल स्टेट में बहुत सारे इंडिविजुअल सेक्टर्स बन जाते हैं, उसमें रियल स्टेट ब्रोकर्स हैं, उसमें रियल स्टेट के डेवलपर्स हैं, उसमें कुछ लोग जो रियल स्टेट एंड यूजर है यानी कि जो प्लॉट खरीदता है अपना जाती घर बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये बहुत सारी एक्टिविटी जनरेट करता है मुल्क के अंदर। रियल एस्टेट का सेक्टर जो है इसके साथ कोई 30-32 और मजीद सेक्टर जो है वो जुड़े रहते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर प्लम्बिंग का बिजनेस भी चलता है, फिर इलेक्ट्रिशियन का काम भी चलता है, फिर सीमेंट मिलें भी चलती हैं, फिर सरिये की मिलें भी चलती हैं। तो अगर इसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि मईशत की जो ग्रोथ है उसका रेट ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर दूसरा, इसमें एक कानूनी एंगल भी बताया जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद जो प्लॉट्स के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर जो आप टैक्स लगाना चाहते हैं वो विफाकी हुकूमत की डिस्क्रेशन में नहीं है, वो उनके मातहत नहीं आता, ये असेंबलियों का काम है। डॉक्टर साहब, ज़राई टैक्स और होलसेलर्स और ट्रेडर्स के शोबों को टैक्स नेट में लाया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने पहले से ही टैक्स अदा करने वाले शोबों पर ज्यादा टैक्स आयद कर दी है, तो आप क्या इस पर राय रखेंगे, कमेंट करेंगे? जी, ये कंसर्न दुरुस्त है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि विफाकी हुकूमत के पास ज़राई आमदन के ऊपर टैक्स लगाने का कानूनी इख्तियार है नहीं, ये सूबाई असेंबलियों ने ये करना है। तो ये बोझ और या तनकीद का निशाना हमें सूबाई असेंबलियों को बनाना पड़ेगा कि वो जाएं और इजाफी टैक्स जो है वो एग्रीकल्चर इनकम से भी हासिल करने की कोशिश करें।
थैंक यू सो मच डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो सुपर टैक्स लगाया गया है इस हवाले से तबसरा कर रहे थे, तज्जिया कर रहे थे, और बोझ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो यकीनी तौर पर बेचारी आवाम पर पड़ने वाला ही है। लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम को सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा की जानिब से फैसला किया गया है, और जो ऐलानात सामने हुए उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। टेस्ट और मुख्तलिफ तरह के जो क्रिकेट फॉर्मेट्स हैं उनके खिलाड़ियों को अलग कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया गया है। अब इसकी डिटेल्स क्या है सारी वो ऑब्वियसली जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट इन स्टूडियोज मौजूद हैं, समीउल हसन साहब, पीसीबी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन। समी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले ये जो फैसला किया गया है, ये जो ऐलान किया गया है, ये क्या सोचते हुए किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। हमारी आगे जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। आपको पता है कि टीम श्रीलंका जाने वाली है, और उसके बाद फिर हम वाइट बॉल के मोड में चले जाएंगे कि नेदरलैंड्स के अंदर 3 वनडे हैं, फिर श्रीलंका के अंदर हमारा एशिया कप T20 है, फिर 7 इंग्लैंड के खिलाफ 2020 हैं, फिर आप T20 न्यूजीलैंड जाना है अपने ट्रायंगुलर सीरीज के लिए, और T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर टेस्ट मोड के अंदर। सो आइंदा 12 महीने के अंदर क्रिकेट बहुत है, पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, और ये महसूस हो रहा था कि एक तो 2 टीमें बननी चाहिए, एक रेड और वाइट बॉल की अलग अलग। दूसरी बात यह कि जब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, तो सानी के लिए जरा हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके भी बता देते ना कि रेड बॉल और वाइट बॉल इस तरह से क्या फर्क पहले। अच्छा, और रेड बॉल जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट होती है, और वाइट बॉल जो होती है वो वनडे और 2020 होती है। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर होंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे, तो शायद उनकी कैटेगरी भी लो हो सकती है, शायद बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते। सो एक थॉट प्रोसेस ये था कि सेपरेट कर दें, जो लड़के दोनों फॉर्मेट के लिए कमिटेड हैं, जो खेलते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको रिवॉर्ड करें। जो एक कॉन्ट्रैक्ट या एक फॉर्मेट के ऊपर खेलते हैं उनका बेहतर कॉन्ट्रैक्ट हो उस कैटेगरी के अंदर, और एक आप एडिशनल प्लेयर्स डालें ताकि आप फ्यूचर के लिए अपनी टीम को, चाहे वो रेड बॉल की हो या वाइट बॉल की हो, उसको बिल्ड करें, ताकि अगर जैसे कि आपने अभी रिसेंट ट्रेंड देखा होगा कि एक टीम टेस्ट मैच खेल रही होती है, उसी मुल्क की दूसरी टीम किसी और जगह पे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेल रही होती है। हैव मेड ऑलरेडी, या ये अभी इंप्लीमेंटेशन इनकी अभी होने वाली है या होगी? ये कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से पूछिए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम इस हफ्ते अनाउंस कर देंगे, और ये 1 जुलाई 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो सबसे अच्छी बात तो आपने ये बता दी है कि फ्यूचर में एक ब्राइट क्रिकेट जो है वो हमें नजर आ रही है इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए खुशाइन चीज़ है। अच्छा सर, अब अंदर की खबर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की रकम में कितना इजाफा किया गया है, कुछ हमें बता दें। जो मेंस पूल है उसमें 20 से लेके खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाई गई है, 33 हो गई है। 10% मैच फीस इंक्रीज हो गई है। 11 प्लेयर खेलते थे, 5 प्लेयर बेंच पे बैठा करते थे। जो 5 प्लेयर बेंच पे बैठा करते थे उनको 50% ऑफ देयर मैच फी मिला करती थी, अब वो बढ़ा के 70% के ऊपर कर दी गई है। ये और फिर ऑब्वियसली 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। जो दोनों फॉर्मेट खेलते हैं उनको 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जो एक खेलता है उसको 1 मिलेगा। सो इम्प्रूवमेंट है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, एनहांसमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्लेयर्स को ड्यूली रिवॉर्ड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, बिकॉज द गेम इज एट द एंड ऑफ द डे ऑल अबाउट द प्लेयर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं वुमेन क्रिकेट की के हवाले से भी। उनके भी कॉन्ट्रैक्ट की तादाद सर बढ़ाई गई है, और उनके भी मुआवजों में इसी तरह से इजाफा किया गया है, या क्या चेंजेस हैं? जी हाँ, उनकी 15% जो रिटेनर्स है उसमें इजाफा हुआ है। प्रेजेंटली 20 प्लेयर्स हैं हमारे पूल के अंदर इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 21-22 के अंदर। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अलाउ कर दिया कि वो 20 से अप टू 25 तक लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 25 लेके जाएं, 21 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, बट उनको एडिशनल प्लेयर्स भी डालने के लिए इनकरेज किया गया है। थोड़ा हमारी वुमेन्स क्रिकेट के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो कभी कभी नज़र नहीं आती है। 13 साल में पहली दफ़ा हमने वर्ल्ड कप के मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया।
हमारी टीम अभी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जा रही है और क्वालिफाई किया उन्होंने अपनी रैंकिंग ऑब्वियसली पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता देखिए टीम जब परफॉर्म करती है तो लोग मोटिवेट होते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। हमने भी एक कंट्री वाइड टैलेंट हंट किया था, तकरीबन 1500 के करीब लड़कियों ने उस टैलेंट हंट के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर से पार्टिसिपेट किया। तो ये जितना ये प्रमोट होगी क्रिकेट, जितना हाईलाइट होगी, थोड़ा टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो लोग उससे अट्रैक्ट होंगे और अपने बच्चों को या अपने बच्चियों अगर को। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बात की जाए समीर साहब, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट वाहिद वो स्पोर्ट्स वो है खेल, मतलब कि जो सबसे ज्यादा हाईलाइट भी होता है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है और लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। इवन हम जब भी किसी दूसरे स्पोर्ट के हवाले से कोई सेगमेंट करते हैं तो जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो अक्सर यही शिकायत करते हैं, हमें दिखाई देते हैं कि भाई क्रिकेट जैसी पजीराई नहीं है। सो ये एक अच्छी चीज भी है कि लोग चले एटलीस्ट पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारे सारी चीजों को। पीसीबी के बजट की मंजूरी दे दी गई है? जी हाँ, हमेशा की तरह जो फिस्कल ईयर होता है उसकी बजट प्रिपरेशन होती है, फिर वो सुप्रीम बॉडी के पास जाती है, हमारे केस के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। और पिछले हफ्ते 15 बिलियन का बजट बीओजी ने अप्रूव किया, जिसमें से 78% डेडिकेटेड क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्हांस्ड इवेंट्स हैं, ज़्यादा क्रिकेट है, ज़्यादा मैचेस हैं। फिर आपको पता है पाकिस्तान जूनियर लीग भी एक नया इवेंट है जो इंट्रोड्यूस हुई है। तो जो भी हमारा बजट है उसका 78% क्रिकेट के ऊपर, 78, और रिमेनिंग 22% सपोर्ट के अंदर होगा कि हम वो ऑब्जेक्टिव्स या वो इवेंट्स या वो टारगेट्स को अचीव करें। ओके, तो इससे क्रिकेट फाउंडेशन का जो इरादा रखते हैं वो सारा आप समझते हैं कि वो अचीव हो जाएगा? क्रिकेट फाउंडेशन एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। क्रिकेट फाउंडेशन क्यों बनाई गई? एक क्रिकेट बोर्ड की एक जिम्मेदारी है एज पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटायर्ड क्रिकेटर्स हों, मैच ऑफिशियल्स हों, ग्राउंड स्टाफ हो, स्कोरर्स हों, उनकी तरफ हो। आपको याद होगा 2 महीने पहले क्रिकेट बोर्ड ने जो पेंशन्स थी उसके अंदर 1-1 लाख का इजाफा किया था। बट हम समझते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, हमारी जिम्मेदारी इससे ज़्यादा है। सो हमने ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। और इसके गोल्स किस तरह से हैं? इसके अंदर इमीडिएटली 10 लाख रुपए की डोनेशन डाल दी गई है। और अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा कि वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। हमारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, कोई 1 या 2 मैच जो है फंड रेजिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए होगा जो सिवियर हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं। और हार्डशिप्स कैन बी फ्रॉम मेडिकल टू एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन और मैरिज और व्हाटएवर इट मे बी। सो ये आहिस्ता आहिस्ता ये हम इस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ना सिर्फ क्रिकेट को लुक आफ्टर करें बट माशरे के अंदर भी एक मुस्बत और एक पॉजिटिव काम करें। तो समीर साहब, वैसे क्या अपडेट है, क्या खबर है जो हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं? ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वापस आ चुकी है इन पाकिस्तान, बहुत ही खुशआइंद बात है, और फ्यूचर भी आप बता रहे हैं कि बहुत ब्राइट है। तो जो हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं उसके हवाले से भी आप समझते हैं कि और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और बेहतरी होनी चाहिए, और प्लान्स होने चाहिए फॉर फ्यूचर? जी हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट को ग्रो और डेवलप करना है तो आपको ग्राउंड चाहिए। और बहुत सारे लोगों की ये भी राय थी कि क्रिकेट ग्राउंड्स को थोड़ा सा शहर के बाहर ले जाना चाहिए। उसकी रीजन ये कि जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स और जो इशू हो जाते हैं, आप समझते हैं कि इसके हवाले से भी प्लानिंग कभी की जा रही है? ये एक डबल एज सॉर्ड है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स या वेन्यूज होते हैं उसमें ट्रैवल डिस्टेंसेस जरा थोड़े से कम रखे जाते हैं ताकि प्लेयरों के ऊपर ज़्यादा ट्रैवल स्ट्रेस ना पड़े। बट हमारे केस के अंदर ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे जो वेन्यूज़ या ग्राउंड्स हैं वो शहर के अंदर है, और हमारे जो डायनामिक्स है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी के ऊपर ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारे शहरी हैं उनको तकलीफ होती है। बट वो सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट ऐसा जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। बाहर आप लेके जाते हैं तो कम्यूटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्लेयर ट्रैवल के प्रॉब्लम होते हैं, तो हर दोनों चीज़ों के मसाइल है। बट जो आपने बात की वेन्यूज़ की, यकीनी तौर पे उनको बढ़ाने की, उनका एक नेटवर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, नए वेन्यूज़ के लिए हमने। मगर कुछ ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है अभी। ये देखिए, आसान तो कोई चीज़ नहीं होती, बट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, देखिए हम क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं, वी डोंट ओन द स्पोर्ट, वी गवर्न द गेम ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को ठीक करें, और उन चीज़ों में कभी कभी थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि क्रिकेट बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है। डिले हो सकती है फॉर वॉट एवर रीजंस, बट गफलत नहीं होती। इसीलिए हम नेटवर्क अपने वेन्यूज का बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि से प्लानिंग हो रही है। देखिए, प्लानिंग तो जरूरी है ना, कि एक इतना हैवी हमारा सीजन आ रहा है। हमारी HBL PSL इस दफा
पिछले साल मतलब इस साल 2 वेन्यूज़ के अंदर हुई थी, अगले साल 4 वेन्यूज़ के ऊपर हम कम से कम लेके जाने का इरादा कर रहे हैं, तो वेन्यूज़ बढ़ने। फिर हमारे पास 50 ओवर की एशिया कप की मेज़बानी है हमारे पास 2023 के अंदर, 2025 के अंदर हमारे पास ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है। तो हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा, और उसी के ऊपर काम हो रहा है। आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर यकीनी तौर पे देखेंगे कि बेहतरी है। अच्छा समीर साहब, दौरा है न्यूजीलैंड और जरा दौरा है इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, 7/2020 के लिए हमारा सीज़न जो होम सीज़न है शुरू हो जाएगा सितंबर के अंदर। इंग्लैंड की टीम पहले आएगी, 15 सितंबर के आसपास वो आएगी 2 अक्टूबर तक, उसमें 7/2020 खेलेंगे वो। कोशिश हमारी है कि हम इसको स्प्रेड आउट करें, बट शायद हम कामयाब ना हो सके क्योंकि कम ट्रैवल और फिर आगे वर्ल्ड कप, तो प्लेयर वर्कलोड, तो शायद हम 2 वेन्यूज़ के ऊपर जाएं। फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों वापस आ जाएंगे। 3 टेस्ट मैच हैं, कोशिश है कि उन टेस्ट मैचों को आप बड़े शहरों से निकाल के छोटे शहरों की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आपने अभी वेस्ट इंडीज़ के अगर वनडेज देखे हो तो आपने मुल्तान के अंदर खास तौर पे एंथुजियाज्म देखा होगा, इसी तरह पिंडी के अंदर आप एंथुजियाज्म देखते हैं। सो वो टेस्ट मैचेस होंगे, जब वो टेस्ट मैच चल रहे होंगे तो न्यूजीलैंड की टीम आ जाएगी 2 टेस्ट और 3 वनडे के लिए। न्यूजीलैंड की टीम होगी तो वेस्ट इंडीज़ आ जाएगी 3 2020 के लिए, और वेस्ट इंडीज़ ख़त्म होगा, वी गो स्ट्रेट इनटू HBL PSL, जो कि जिसकी विंडो हमने रखी है 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक, और PSL ख़त्म होगा तो न्यूजीलैंड की टीम फिर आ जाएगी 5 वनडे और 5 2020 के लिए अप्रैल में। सो ये क्रिकेट एंथुजियास्ट और फॉलोअर्स के लिए बहुत पैक्ड और पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद सबसे हैवी क्रिकेटिंग स्केड्यूल होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। समीर हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, ज्वाइन उन्होंने हमें किया हुआ था, और उम्मीद करते हैं जैसे कि बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का फ्यूचर पहले भी ब्राइट था, आगे भी होगा इंशाल्लाह। सो प्रोग्राम में जनाब वक्त हो रहा है इस वक्त हमारी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब जनाब कौमें बनती हैं तो वो तालीम से बनती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक और जो गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम होते हैं उनमें अगर वाज़ेह तौर पर फ़र्क हो तो वो हमें फ़र्क यही दिखाई देता है। अपने मुस्तक़बिल को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना डेफिनेटली हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ होना चाहिए, लेकिन जो अभी इनिशिएटिव लिया गया, अभी जो इक़दाम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से, मौजूदा हुकूमत ने तालीम का जो बुनियादी सोर्स यानी कि जो कागज़ है उसकी ही कीमत में इजाफा कर दिया है। कागज़ जनाब महंगा हो चुका है और कागज़ की कीमतों में 100% इजाफा हुआ, जिसके बाद तालीमी शोबे में नया बहरान पैदा होने का अब अंदेशा है। कीमत 105 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये फ़ी किलो हो गई है। कागज़ की कीमतों में 100% इजाफे के बाद पब्लिशर्स के लिए नई किताबें छापना भी अब मुमकिन नहीं रहा। इसी हवाले से बात करेंगे। अहमद उस्मान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, कागज 100% से ज्यादा महंगा हो चुका है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पब्लिशर्स को? ऑब्वियसली हम लोगों के या माँ बाप के कंसर्न के ऊपर भी डेफिनेटली उसके बाद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर पेपर की जो प्राइस है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, और जिसका इम्पैक्ट डेफिनेट सी बात है किताबों की प्राइसेस पे आएगा। और जो किताबें आपको लास्ट ईयर जो मार्च में जिन पेरेंट्स ने 200-250 या 300 रुपए में ख़रीदी है, उसकी जो कॉस्ट, उसकी प्राइस है वो 600 प्लस होगी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो पेपर की इस वक्त प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर, लोकल मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं, उनका कार्टेल डेवलप हो गया है, और जिसको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस वक्त पेपर के जो कंजम्पशन है वो 2 जगहों पे, टेक्स्ट अगर आप बुक्स की बात करेंगे 2 जगहों पे होती है। एक जो हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट बोर्ड्स हैं, जिस तरह पंजाब में PCTB काम करती है, एक ये प्रोडक्शन करते हैं बच्चों की जो मोस्टली स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हैं गवर्नमेंट के, या फिर प्राइवेट स्कूलों में वो किताबें वो फॉर सेल आती हैं। और दूसरा है प्राइवेट पब्लिशर। इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट पब्लिशर के लिए है, क्योंकि होता ये है कि जितनी पेपर मिल्स मालकान है इन्होंने कार्टेल डेवलप किया हुआ है,
और ये जो टेक्स्ट बोर्ड है, क्योंकि उनकी बाइंग बहुत बड़ी लेवल के ऊपर होती है, तो उनका रेट कुछ और है। और जो प्राइवेट पब्लिशर, जो आम बच्चे ने जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की फीसेस भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट को उसका टैक्स भी अलहदा दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के लिए जो पेपर है वो 160-70 रुपए केजी अवेलेबल है, पर जब आप बात करेंगे प्राइवेट पब्लिशर या ओपन मार्केट के अंदर, तो वही मेल्स वही पेपर 250 रुपए से भी ज्यादा के ऊपर सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेन इंपैक्ट आएगा वो डेफिनेटली जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके ऊपर शिद्दत से आएगा। और आप ये देखें कि वो एक पेपर जो गवर्नमेंट के लिए 150 रुपया या 160 रुपए में देने में उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वही पेपर जब वो मार्केट में लेके आते हैं और हमसे वो एक महीना एडवांस लेके भी हमें पेपर नहीं देते, और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है पेपर की, उसकी क्वालिटी को आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और जबकि मैं ये समझता हूं इस जो बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट है उसके ऊपर आरडी लगा दिए पेपर के, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चर पेपर है उसको ज्यादा फायदा हो और इंपोर्ट का बिल कम हो। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। बट एक और उन्होंने बेनिफिट दिया है, वो उन्होंने मिल्स को जो उनके रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्सेस तकरीबन माफ कर दिए हैं। अब होना ये चाहिए था कि इस चीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पेपर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्राइसेस कम होनी चाहिए थी। अब बजाय के कम होने के वो प्राइसेस डे बाय डे, आप यकीन करें, हर वीक एक नया रेट आता है और हर वीक 10 रुपए 12 रुपए किलो का पेपर में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब कौम के बच्चों का मुस्तकबिल अहमद साहब दाव पर लगा हुआ है, कोई तो इसका हल होना चाहिए। हुकूमत से किसी किस्म की कोई निगोशिएशन तो आप समझते हैं हो रही है या अभी करेंगे, इस सिलसिले का आगाज करेंगे? देखिए जी, इस चीज के अंदर जो मेन इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्टेल बन जाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर को तो वो ना लिफ्ट कराते हैं ना वो उनकी बात सुनने को तैयार हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे रही है, उनके टैक्सेस रिड्यूस कर रही है, तो गवर्नमेंट को ही चाहिए कि इस चीज़ का कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जो उनकी प्राइसेस और कॉस्ट को देखें और इस चीज़ का मेक श्योर करें जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर पेपर की वो कंट्रोल रहें। मेरे 2-3 उस चीज़ के अंदर मेरी आइडिया है। एक तो गवर्नमेंट को ज़रूर देखना चाहिए कि पेपर की जो इनवॉइस होती है वो कितने की है और एक्चुअल पेपर बिक कितना रहा है। मैं इसको आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि लेट्स सपोज आपका जो पेपर है वो उसकी जो जिस पे गवर्नमेंट टैक्स करती है और जिसके ऊपर इनवॉइस निकलती है वो 140 रुपए किलो है, तो 140 रुपए के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। पर जब वो मार्केट में सप्लाई करते हैं वही पेपर वो 250 रुपया चार्ज करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज को देख ले कि वो बेच कितने कर रहे हैं और इनवॉइस कितने की देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उसको बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि वो कितना एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसको प्राइस कंट्रोल करने में उनको मदद मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है इसमें उनका टैक्स में भी इजाफा होगा। और दूसरा जो करना चाहिए, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एक्ट है उस पे उनको देखना चाहिए कि कहीं ये जो मिल है ये कार्टेल बना के लोगों को लूटे नहीं। ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर इस दो चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी भी तवज्जो दे तो मैं समझता हूं कि जो पेपर की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। हाँ, एक और चीज, अगर गवर्नमेंट समझती ये है कि यही पेपर मिल मालकान अपनी प्राइसेस कम करने को तैयार नहीं है, तो जिस तरह उन्होंने कुरान पाक के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कुरान पाक का जो पेपर इंपोर्ट होता है वो उन्होंने उस पर टैक्स नहीं लेते, उसको उन्होंने रिबेट दी हुई है। उसी तरह स्कूल बुक्स के जो पब्लिशर है ये भी बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको भी आप टैक्स फ्री कर दें, ठीक है। और मैं आपको यकीन से कहता हूं 6 महीने के अंदर अंदर जो पेपर आज 250 रुपए का बिक रहा है वो 150 रुपए पे ना आया, तो आप देख लीजिएगा कि मार्केट की फोर्सेस है ना, उन्हें पता है कि बाहर से जो इंपोर्ट का पेपर आ रहा है वो महंगा है। तो हमेशा मेरी पिछली जो मेरी इस करियर की हिस्ट्री है, हमेशा जो लोकल पेपर मालकान होते हैं वो इंपोर्टेड से 10% का फर्क रख लेते हैं। अगर आज पेपर जो इंपोर्टेड है वो उसकी प्राइस आज अपने टैक्स जो 70% है वो कम करके आप 20 या 10% पे लेके आए, तो वही पेपर 250 रुपए पे आ जाएगा और जो लोकल मिले हैं
आप यकीन करें वो उसको इतने बेहतर तरीके से अपनी प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे कि आपको और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। अच्छा अहमद, जैसे कि ऑब्वियसली जो दरामदशुदा कागज है उस पर भी 70% अब ड्यूटी लगा दी गई है, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन अब ये बताएं कि अगस्त में अब नया तालीमी साल अब शुरू हो रहा है, आगाज हो रहा है, जिन लोगों ने टेंडर्स उठाए हुए हैं वो अब किताबें छापना नहीं चाहते हैं, क्या इस पर आप समझते हैं क्या होगा? अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं ये स्पेसिफिकली जो टेंडर्स है वो पीसीटीबी या पाकिस्तान में जितने बाकी भी सूबों के बोर्ड्स हैं उनके रेलेवेंट आप बात कर रही हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि मेरी बाकी बोर्ड्स के साथ तो इतना क्लोज वर्किंग नहीं है, बट पंजाब टेक्सटाइल बोर्ड के साथ मेरी बड़ी क्लोज वर्किंग है। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट और वो इस क्राइसिस से बचने के लिए जो मुमकिन हो वो उसमें कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ हाँ, पब्लिशर्स को या प्रिंटर को ये प्रॉब्लम मौजूद है कि जो प्राइसेस उन्होंने जब टेंडर हुआ था उसकी प्राइसेस कुछ और थी और इस वक्त जो मार्केट की प्राइसेस हैं कुछ और हैं। डेफिनेटली दे आर इन ट्रबल, बट मुझे ऐसा लगता ये है कि जब अगस्त आएगा तो 80% 90% जो बुक्स होंगी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अवेलेबल होंगी, क्योंकि मेरे इल्म में आया है कि इस पे पीसीटीबी के जो लोग हैं वो बड़ी इस पे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे लग ऐसे रहा है कि शायद गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए बहरान इतना बड़ा ना हो। थैंक यू सो मच अहमद उस्मान शाह साहब हमारे साथ। जी आप कुछ अपनी बात। एक चीज आई एम सॉरी मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को एक चीज को जरूर सोचना चाहिए कि इस वक्त जो रॉ मटेरियल है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल के बाद जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो हमारी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग की इंडस्ट्री है। वो कि कॉटेज इंडस्ट्री और छोटे यूनिट हैं, इसकी वजह से इसको उस रिकग्निशन नहीं मिली, पर इसकी एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज्यादा है। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि जो पेपर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है, उस पे टैक्स 70 to 75% लग रहा है। ठीक। और अगर आप किताब इंपोर्ट करते हैं, प्रिंटेड मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ 10% है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान अभी नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, जो पब्लिशर्स, जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और जो हमारे लोकल पब्लिशर्स हैं, उनको सस्ता पड़ता है कि वो पाकिस्तान से बाहर, मलेशिया से, चाइना से, दुबई से किताबें प्रिंट करके पाकिस्तान के अंदर ले आते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि उस टैक्स का इतना बड़ा डिफरेंस है, 10% एक साइड पे, 70% बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। मैंने कई ऐसे पब्लिशर्स का, इवन प्रिंटर का सुना है जो पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट को दो नुकसान होंगे। एक तो ये उनका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि वो अपना इंपोर्ट बिल कम करें। एक तो ये कि जो उनको डॉलर्स हैं वो उनको बाहर देने पड़ेंगे किताबें इंपोर्ट करने के चक्कर में, और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी पाकिस्तान में हमारे सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना भी चाहिए और अगर बातचीत इसमें हो सके और कोई बेहतर हल निकल सके तो डेफिनेटली उसकी जानिब बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद उस्मान शाह साहब लेंगे ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अगर मैं कहूँ कि हम में से बहुत सारे लोग पहनते हैं मगर मानते नहीं हैं, भला क्या, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की जो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई, इसमें जॉगर्स आ गए, बड़े महंगे महंगे बैग्स आ गए, कपड़े आ गए, गर्मियों सर्दियों के कोट्स वगैरह आ गए। तो आम शख्स की पहुँच से ये सारी जो महंगी अशियाँ हैं, चीज़ें हैं, ये उनकी पहुँच से बहुत दूर हैं। ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल है, मौजूद है लंडा बाजार, जहाँ पर लोग जाते हैं और मुनासिब कीमत पर अच्छी सेकंड हैंड पुरानी इस्तेमाल की हुई चीजें लेकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब क्या वजह है कि यहाँ पर भी चीजें जो है वो महंगे दाम मिलना शुरू हो गई? उसकी वजह एक ये भी है कि ये अब जो अमीर अफराद हैं वो भी अब लंडा बाजार का रुख करना शुरू कर चुके हैं। एक जमाना था जब लंडा बाजार सिर्फ गरीबों के लिए ही मखसूस हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से यहाँ पर जो सेकंड हैंड चीजें हैं उनकी भी कीमतों में खासा इजाफा देखने को नजर आ रहा है। रेट हर चीज के बढ़ चुके हैं। ये बाकायदा एक बड़े कारोबार की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जहां पर महंगे बूट, स्पोर्ट्स बूट, बैग और दीगर अशिया हजारों में लोग खरीदते हैं। जनाब, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त असद रऊफ साहब, दुनियाई क्रिकेट के कई बड़े टूर्नामेंट्स में एम्पायर की हैसियत से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, और लाहौर के लड्डा बाजार में पिछले
गुज़श्ता 35 साल से इन्होंने काम भी किया है और उनको इस पर फख्र भी है। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान के न्यू पाकिस्तान के लिए। 35 साल से आप इस शोबे में हैं, काम कर रहे हैं, कैसे ख्याल आया, कैसा तजुर्बा रहा? सबसे पहले मैं व्यूअर्स और लिसनर्स को जो अराउंड द वर्ल्ड आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी तरफ से उनको सलाम। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नबीहा आपने बड़ी अच्छी तरह वजाहत की है इस बिज़नेस को। तो मैं बताता चलूँ कि ये मेरा बिल्कुल सही कहा आपने, 35 साल पुराना बिज़नेस है। मैं 97 से, जब मैं नेशनल बैंक में ग्रेड 3 ऑफिसर था और मेरा प्लेइंग क्रिकेटिंग करियर ख़त्म हुआ, तो मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था। और अल्लाह का शुक्र है, लोग तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए, मुतवसत लोगों के लिए और इवन अमीर लोगों के लिए ये अब एक फैशन बन चुका है कि, और महंगाई का जो हाल है वो आपने देखा भी है और सुना भी है। तो ये पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ा भरम रखा हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में इन कपड़ों के इंपोर्ट की इजाज़त है और लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। इस महंगाई के दौर में नए कपड़े ख़रीदना पाकिस्तान की 90% गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। और मुझे इस कारोबार में, और ये नहीं कि सिर्फ कपड़े मिले, दुनिया ज़रूरत की हर चीज़ यूज, अब इसको लंडे का काम कह लें या यूज क्लोथिंग या सेकेंड हैंड क्लोथिंग का कह लें, बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो लोगों का भरम भी है, लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो रही है और इस सिलसिले में अपना उनको कम कीमत पे, बल्कि हर ग्रेड की असद साहब बात यहाँ पर यह कि जो ख्वाहिश हर इंसान रखता है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि जो बेचारा गरीब इंसान है या जिसकी जेब में पैसे कम है उसकी ख्वाहिश नहीं है ना अपने ऊपर खर्च करने की। अक्सर मैं देखती हूँ हमारे आसपास जो कुछ ड्राइवर्स होते हैं या जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, अक्सर वो जो छुट्टी के बाद वापस आते हैं तो नाइकी के जूते पहने होते हैं। तो मैं बड़ा खुश होकर पूछती हूँ कि भाई ये कहाँ से, तो वो बड़ी खुशी से बताते हैं कि भाई हम वो गए थे, अब्बा लेकर गए थे, तो वहां से बड़ा फरमाइश करके लेकर आए। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ख्वाहिश तो हर इंसान डेफिनेटली रखता है ना, तो क्यों ना ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पे हर इंसान जाके मुनासिब कीमत में अपनी पसंद की चीज ले आए। नबीहा, इसमें दो फायदे हैं। एक तो आपको क्वालिटी मिलती है और फिर ये जो ब्रांड नाइकी पहन के है, यकीन करें अगर ये सेकेंड हैंड इंपोर्ट ना होते, पाकिस्तान में किसी को देखना भी नसीब ना हो, पहनना तो बहुत दूर की बात है। इनकी प्राइसेस आप मुल्क से बाहर आपको पता चल जाए तो मेरा ख्याल है कि आप इनके मुतालिक सोचे भी ना। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि ये इंपोर्ट होती है, लोगों को हर कीमत पे हर किस्म की चीज प्रोवाइड है। डेफिनेटली। अच्छा, हम कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि जब हम कोई ब्रांड न्यू चीज़ पहनते हैं और समटाइम बड़ी एफर्ट करके ले रहे होते हैं और हम बेसिकली वो चीज़ नहीं खरीद रहे होते, हम उसका वो टैग, उसका वो नाम खरीद रहे होते हैं। तो अगर कम दाम में आपको अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्यों नहीं। अच्छा, एक वक्त था कराची में जो संडे बाजार था वो बड़ा मशहूर था और बड़ी बड़ी हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो वहाँ पर जाती थी संडे बाजार में। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त ब्रांडेड अशिया और बहुत सारी चीज़ें लेकर आती थी। तो आप भी माशाल्लाह 35 साल से इस शोबे में हैं, तो हमें बताएंगे कुछ क्रिकेटर्स वगैरह भी यहाँ पर आते रहे, किसी का कोई नाम आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताएंगे जिन्होंने आपकी शॉप से, आपकी जगह से सामान खरीदा हो? आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं। मेरी शॉप से दुनिया क्रिकेट के मशहूर अंपायर साइमन टॉफल और स्टीव बकनर भी आके शॉपिंग कर चुके हैं। मैंने साउथ अफ्रीका की टीम को, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को ये कपड़े प्रोवाइड किए थे, मगर मैं इसको जरा डिफरेंट तरीके से, मैं इसको रीफर्बिश करके इसको पेश करता हूँ। ये प्रेजेंटेशन मेरी इतनी अच्छी होती है कि मैंने इस काम में डिफरेंट तरीके से किया है। तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम, मैं अपना काफ़ी माल लेके, इंडिया में बहुत डिमांड थी, वहाँ पे भी मैं इसको लेके गया, मैं इसको ऑस्ट्रेलिया में लेके गया। तो अब बरम ही रखें कौन कौन लोग ये लेके जाते हैं। मैं अपना किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, अपना ये बहुत से लोगों की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जब आपने 35 साल पहले आगाज किया या सोचा तो वो वक्त थोड़ा सा और था,
थोड़ा सा जरा सादा वक्त था, अब तो लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा आ गई है। हम हर चीज की जो एक्सेप्टेंस है वो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो किसी काम को मायूब या कम नहीं समझती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब 35 साल पहले आपने आगाज किया होगा तब इसको तो थोड़ा सा मायूब भी समझा जाता था, लोग मानते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे कि वो लंडा बाजार का रोक करके करते हैं और मुंह कवर करके बाकायदा जाते थे कि कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले। तो आपने जब आगाज किया तो आपको किसी तरह का सामना करना पड़ा, फैमिली की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से कभी कोई बात सुननी पड़ी हो? देखिए, मुझे किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं अपनी लाइफ। मैं दुनिया में वो काम किए हैं जो मैंने कभी सोचे नहीं थे, और ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, ये बंदे के प्लान और होते हैं, फाइनल वही होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो आपको याद होगा कि एक टाइम था पाकिस्तान में डालडे का डब्बा लोग छुपा के घर लेके जाते थे। अब मैंने देखा कि डालडे का डब्बा गाड़ियों की डैशबोर्ड पे भी पड़ा होता है। तो वक्त चेंज हो गया है, और वक्त के साथ जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया उसकी कामयाबी का बड़ा कम चांस होता है। तो मुझे ये चांस मिला, मुझे इसमें एक्सपीरियंस था, मुझे शौक भी था कपड़े पहनने का। मुझे क्रिकेट की दुनिया में कहते थे ये हमारा सबसे खुश लिबास प्लेयर भी है और अंपायर भी है। तो आप उसमें नेट पे मेरे कपड़ों की तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, और मुझे बड़ी खुशी है। मुझे कोई 100 दफ़ा भी कहे ना कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें मार्जिन भी है। ये हर किस्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें कम भी है, ज़्यादा भी है, इसमें जो मर्जी कर लें, और इसमें सबसे अच्छा मार्जिन काफ़ी अच्छा है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बात और अच्छी बात जो कि आपसे बात करके जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि आप देखिए ना, ओन कर रहे हैं और किसी किस्म की कोई यार महसूस नहीं करे। और क्यों करें भाई, इतनी मेहनत है और आपका प्रोडक्ट है, आपकी मेहनत से एक चीज इतने सालों बाद जो है वो चल रही है, तो उसको आपको फख्र से बताना चाहिए, ना कि लोगों से छुपाना चाहिए। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और लोग सोशल मीडिया पर सच झूठ क्या है वो आधा करके बताते हैं और फैक्ट्स उसके पीछे नहीं होते। तो कुछ यूट्यूबर्स भी कुछ तासुर देते हैं आपके हालात के हवाले से, जब वो वीडियो अपलोड करते हैं, आपकी नजर से गुजरे हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपका स्टाफ आया हुआ है यूट्यूबर से मैं बहुत नाराज भी हूँ। मैंने कई यूट्यूबर को कॉल बैक करके उनसे पूछे कि भी आपने ये क्या पेश करना चाह रहे हैं। तो आप जैसे बात कर रही हैं, और हमारे जो स्पेशली जो हमारे टीवी चैनल्स हैं मुल्क के, उन्होंने इसको बड़ा पॉजिटिवली पेश किया, और आपकी बात से मुझे बड़ा हौसला हुआ है कि आपको इसका नॉलेज भी, आप इसको समझते भी हैं, और ये काम है, ये लोगों को काम करने की आदत भी नहीं। यकीन करें, मेरी शॉप पे आके कई मेरे चाहने वाले पूछते हैं, असद भाई आप ये लंडे का काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ यार मैं कोई चोरी का काम कर रहा हूँ, सही बात, मैं काम कर रहा हूँ, काम करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 66 मेरी इस दफा एज है, और मैं आई एम स्टिल ऑन माई टोज। मैं मूव करता रहता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। तो मुझे किसी काम से मुझे अपने हलाल रिज़्क़ के लिए रेडी भी लगानी पड़े, मैं वो भी ज़हन में रखें ना। आप वो बात सोचो ना कि जो कुछ नहीं करते वो बस तनकीद करते हैं। तो शायद ये यहाँ पर भी वही बात है कि मेहनत में अज़मत है, और जो मेहनत कर रहा है वो कुछ कर तो रहा है, रिज़्क़ हलाल का मारे। तो जिनको कुछ नहीं आता वो तनकीद बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच असद रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ा मजा आया आपसे बात करके, दिलचस्प गुफ्तगू भी रही। और आप कोई भी काम करें, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और प्राउड फील करना चाहिए अनटिल अनलेस आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर और इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी हर चीज। लेंगे ब्रेक प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को, खासकर जो लाहौर है उसको ड्रग फ्री बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, इस हवाले से बात होगी। और प्रोग्राम में मराकबा यानी कि मेडिटेशन के हवाले से भी आगे चलकर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मंशियात के आदी अफराद की तादाद, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। 76 लाख है, जिनमें ज्यादातर जो तबका है या जो ज्यादा नंबर है वो नौजवान तबका बताया जा रहा है। 78% मर्द हैं, 22% लड़कियां हैं। मंशियात की लत में मुब्तला होने वालों की तादाद में हर साल 40,000 का
मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि एक बहुत ही तशवीशनाक दादोशुमार है। मंशियात नौजवान नस्ल की बेरारवी पर आमादा कर रही है। उसके साथ साथ जो नौजवान है उसका दिमाग कितना माऊफ हो जाता है, नौजवान कितना नाकारा हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो असरअंदाज होती हैं मंशियात की वजह से एक आम शख्स पर, इससे हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए पंजाब लाहौर पुलिस को एक अहम टास्क दिया जा रहा है, बाकायदा मनसूबा बंदी की जा रही है कि किस तरह से लाहौर को क्या लाहा अमल अपनाया जाएगा और ड्रग फ्री किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं DIG पंजाब वकास, अब उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला है प्रोग्राम के लिए। मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या नंबर बताया जा रहा है खासकर लाहौर के हवाले से, कितने लोग एडिक्टेड हैं, नौजवानों की तादाद उसमें कितनी ज्यादा है? थैंक यू इस अहम मौजू पे प्रोग्राम करने का और पंजाब पुलिस के हवाले से मुझे बात करने का मौका देने का। जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके मुताबिक तकरीबन 7% पॉपुलेशन जो है लाहौर की वो किसी न किसी किस्म के नशे में मुब्तला है। और अगर इसके मुतासरीन से के बारे में बात करें तो यकीनन उनकी फैमिलीज, उनकी जो ख़ानदान हैं वो भी इससे मुतासर होते हैं। सो इसलिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हमारे मुआशरे में एक बड़ा चैलेंज है और ये जितने नंबर जो है एडिक्ट अफराद के हैं इसके एक्चुअल मुतासरीन इससे कहीं ज़्यादा हैं। अच्छा वकास साहब, आप इस नशे की लत से जो हमारे नौजवान नस्ल है वो तबाह ना हो, उनका मुस्तकबिल बर्बाद ना हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद ना, तो इनको बचाने के लिए आप जो कैंपेन का आगाज किया गया, क्या इसका लाहा अमल होगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? बेसिकली इस दफा हमने बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव जो है तरीकाकार अपनाया है। माजी में हम सिर्फ जो ड्रग बेचने वाले हैं या ड्रग इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया करते थे, लेकिन इस दफा हमने डिफरेंट पार्टनरशिप्स जो डेवलप करने की कोशिश की है। उसमें सबसे पहले तो हमारा फोकस उन लोगों के ऊपर है जो ड्रग ट्रैफिकिंग में और ड्रग सेलिंग में मुब्तला हैं। उन लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा, उनको पकड़ के सजा दिलवाई जाएगी और इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि वो अपने इस घिनौने धंधे से दूर रहें। दूसरी चीज जहाँ पे हम पार्टनरशिप डेवलप करना चाह रहे हैं वो लोग हैं जो इस बुराई में या इस मसले में मुब्तला हो चुके हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम महकमा हेल्थ, डिफरेंट जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ मिलके उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे। तीसरा, जिस तरह आपने अपने शो में भी जिक्र किया कि हमारी जो नई नस्ल है वो बहुत बड़ी तादाद में इस नशे की जो है का शिकार हो रही है, तो इसलिए हम अवेयरनेस कैंपेन के जरिए मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजेस में और जहाँ पे भी जो है हमारा इंटरेक्शन नौजवान नस्ल के साथ हो सकता है वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको अवेयर करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम तीनों अकाउंट्स के ऊपर जो है काम शुरू हो चुका है। लाहौर में हमने जो लाहौर में ज़हनी सेहत का हॉस्पिटल है वहाँ पे जो हमारे एडिक्ट्स हैं उनको दाखिल करवाने का, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया है। इसी तरह हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो ड्रग सेलर्स हमारे पास पकड़े जाएं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है दूसरी एजेंसी जिस तरह ANF है उनको भी दें ताकि वो उनका ट्रैक रखें। और अवेयरनेस के लिए हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, स्कूलों में, पब्लिक प्लेसेस में जाके अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं सो दैट कि ये एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी के थ्रू इस जो एक थ्रेट है हमारी सोशल फैब्रिक के लिए इसको हम एड्रेस कर सकें। अच्छा वकास साहब, नशे से हमारी अगली नस्ल को बचाया जाएगा तबाह होने से, ये बातें हर हुकूमत करती आई हैं और उसके हवाले से इक़दामात भी उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कंट्रोल होने की बजाय ये मसला अब बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले बच्चियां इस नशे की आदत में मुब्तला नहीं थी, लेकिन अब जो नंबर सामने आ रहे हैं, हमारे जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनका एक बड़ा नंबर ड्रग एडिक्ट है। कैसे इनको वो करेंगे, हम कैसे बचाएंगे स्कूल्स के हवाले से, स्पेशली कॉलेजेस के हवाले से जो यंग बच्चे हैं उनका बचना इससे, इस लत से, इस एडिक्शन से वो बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल्स के साथ मिलके भी कुछ मतलब कि तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा ताकि कम से कम जो छोटी उम्र के, कम उम्र बच्चे हैं उनको तो हम बचा सके इससे।
जी बिल्कुल, ये हमारी तरजीहात में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये जो नई नस्ल है ये हमारा मुस्तकबिल है, और इनमें स्पेशली जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनको बचाना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसके लिए हम 2 pronged स्ट्रेटजी हमने अपनाई है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो इंतजामिया है उनके ताउन से बच्चों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, और दूसरा लाहौर में और दूसरे बड़े शहरों में हमने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं जो तालीमी इदारों में जो मशकूक लोग हैं या अनफॉर्चुनेटली बसा औकात वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने साथियों को ड्रग्स प्रोवाइड करने में मुलव्वस हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जो हमारी ओवरऑल कार्रवाई है उससे हट कर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो क्रैकडाउन है उसको अलहदा आईजी लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ ये लाहौर की हद तक आपको मैं बताऊं कि इस साल में कोई 3900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं। 11 केजी से ज्यादा लाहौर में आई और 14 केजी से ज्यादा हेरोइन बरामद की जा चुकी है, जो कि ज्यादातर इन्हीं तालीमी इदारों और उनके गिरदो नवा में फरोख्त की जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी एक सोशल डायमेंशन भी है, और वो सोशल डायमेंशन ये है कि ये एक तरह से हमारे नौजवानों के लिए एक कल्चरल एक्टिविटी बनती जा रही है, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ना सिर्फ हम तालीमी इदारों के साथ ताउन करें बल्कि गुड पेरेंटिंग वालिदैन के हद तक भी जो है उनको भी ये याद दहानी कराएं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है वकास साहब, और बड़ी मैं बताऊं बड़े अफसोस की और दुख की बात है जब अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, और जो आपने वर्ड बोला ना कि ये कल्चर बनता जा रहा है, तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि जिस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं या जहाँ जिस माशरे की रिवायात को हम अपना रहे हैं वहाँ पर भी जो स्टेबल लोग हैं वो इस लत में नहीं पड़े हुए हैं, और किसी भी माशरे का अगर कोई फर्द इस नशे जैसी बुरी आदत में पड़ता है तो उसका जो मुस्तकबिल है वो तबाहकुन ही है, वो तारीकी में ही है। अच्छा, मुझे वकास साहब बताएगा कि नशे पर काबू इसलिए नहीं पाया जा रहा, कहा इस हवाले से ये जाता है कि इसको सपोर्ट करने वाले या जो सरपरस्ती करने वाले लोग हैं वो काफी बड़े लोग हैं, उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता है, बड़े बड़े हाथ मुलव्वस हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है, क्या ये बात दुरुस्त है? कानून के लिए कोई भी जराइम पेशा शख्स जो है वो बड़ा नहीं है। पंजाब पुलिस पिछले 5 साल से नारकोटिक्स बेचने वालों के खिलाफ 7,300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुकी है। हम इस चीज के ऊपर अब बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो लोग नारकोटिक्स बेचने में मुलव्वस हैं उन्हें मैक्सिमम सजा दिलवाई जाए, सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा अरसा जो है मुआशरे से बाहर और जेल के अंदर रहें, सो दैट के मुआशरा उनके शर से महफूज रहे। क्योंकि अगर आप किसी बंदे को पकड़ते हैं और उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करते हैं, उसको जेल भिजवाते हैं, और अगर वो 6 माह के बाद या 1 साल के बाद वापस स्ट्रीट पे आके अपना घिनौना धंधा शुरू कर लेता है तो वो सारी एफर्ट ज़ाया हो जाती है। जो मैंने आपके साथ फिगर शेयर किए कि 5 साल में 7,300 से ज्यादा मंशियात बेचने वालों को पकड़ा गया, जेल भेजा गया, तो ये इट्सेल्फ इंडिकेट करता है कि हमारे लिए नारकोटिक्स सेलर्स में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जिसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन और सबूत मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल लाहौर पुलिस का ये एक अच्छा इकदाम है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके खिलाफ बहुत अच्छे काम कर सकेंगे, और जो लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं उनकी भी पकड़ धकड़ होगी और उनको सजा भी डेफिनेटली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया DIG पंजाब वकास साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अभी जनाब हम आपको बताएं कि पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 के हवाले से PHF की जानिब से पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद किया जा रहा है, और ये इवेंट नेशनल हॉकी स्टेडियम में लाहौर में जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा। और इस इवेंट का मकसद ग्रास रूट लेवल यानी कि क्लब की सतह पर खेल को फरोग करना है।
वेलकम बैक। आपको न्यू पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और अक्सर हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान है उसमें तारीखी मकामात जो मौजूद हैं उनको विज़िट हमें ज़रूर करना चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए, चाहे तारीखी मकामात हो या चाहे कोई भी प्लेस हो, क्योंकि ये टूरिज़्म के लिए अट्रैक्शन और कशिश का बाइस है। तो जब भी आप लोग जाएँ एक तो ख्याल रखें। आज एक ऐसी ही जगह पर आपको हम सैर करवाने लेकर चल रहे हैं और रिपोर्ट तैयार की है हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे शफकत इमरान साहब ने। जनाब महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से एक दिलचस्प रिपोर्ट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब की सिख सल्तनत के ये हुक्मरान रहे। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पंजाब, सरहद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तक सरहदें फैल चुकी थी और 183 साल हुए हैं इनको हुक्मरानी की दुनिया से गुजरे हुए। एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, आइए देखते हैं। शहर के अंदरून में वाक़ई ये खूबसूरत इमारत महाराजा रंजीत सिंह के नाम से मंसूब है। इस हवेली का कयाम राजा रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह ने किया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे किसी मेहमान खाने में आप पहुंच गए हों। राजा रंजीत सिंह की पैदाइश भी इसी हवेली में हुई। महाराजा रंजीत सिंह की हवेली का ये वो कमरा है जहां पर उनकी विलादत हुई। इस कमरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब ये हवेली आबाद थी तो इस कमरे में सिर्फ सिख खवातीन को अंदर दाखिल होने की इजाजत होती थी। राजा रंजीत सिंह की परवरिश और तरबियत इसी हवेली में हुई। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने वालिद महान सिंह और दादा चढ़त सिंह के साथ जवानी का काफी अरसा इसी हवेली में गुजारा। कहा जाता है कि शहर गुजरांवाला का क्याम भी इसी हवेली से हुआ। जब गुजरांवाला की बुनियाद रखी है रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह ने, तो दिस वाज ओनली अ विलेज ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि 5-10 घरों का एक छोटा सा विलेज था और यहाँ पे आके रंजीत सिंह के दादा ने इसको खानपुर सांसी को गुजरांवाला का नाम दिया। हवेली के बाहर नजर आने वाला ये खाली ग्राउंड दरअसल में महाराजा रंजीत सिंह का कोर्ट यार्ड होता था जहां लोगों के मसाइल सुने जाते थे। इस कोर्ट यार्ड से हाल ही में साबिक डिप्टी कमिश्नर ने कब्जा वागुजार कराया। जब तक ये लिविंग बिल्डिंग्स रहेंगी इन बिल्डिंग्स का वजूद रहेगा, नहीं तो जो इसका हाल हुआ है इस तरह से हम हाल करते रहेंगे और हिस्ट्री के साथ आपको पता है